Intermediate consumptions. Consumptions refers to the value of non-factor inputs which are used in the production process. Okay, जो भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ आता है फैक्टर इनपुट्स, वो सारा क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती उपभोग। मतलब मध्यवर्ती उपभोग जो बीच में आप जो भी प्रोडक्शन के जरिए के दौरान, प्रोसेस के दौरान जो भी काम में लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। ओके, नाउ डबल काउंटिंग बहुत मायने रखती है आपके जब नेशनल इनकम होती है। डबल काउंटिंग बिल्कुल भी नेशनल इनकम में होनी नहीं चाहिए। अगर हम डबल काउंटिंग करेंगे तो हम कभी भी हमारे नेशनल इनकम का फेयर वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो डबल अकाउंटिंग होती क्या है? देखिए, आपने किसी सामान को रॉ मटेरियल में भी, जैसे गेहूं है, गेहूं भी हमने काउंट कर लिया कि 10 kg हमारे गेहूं हुए, और हमने जब बेकरी की काउंटेशन करी तो बेकरी की काउंटेशन में भी हमने ये मान लिया कि इतना केक हमने बेचा। तो भाई केक बना किससे? वीट से ही तो बना। तो जितना आप उपभोग कर रहे हैं उतने ही वीट को आप वहाँ पर उपभोग किया हुआ मानेंगे। जो रॉ मटेरियल में काम में लिया है उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में काम लेंगे, तो डबल काउंटिंग नहीं होगी। तो जितना आप उपभोग कर रहे हैं उसी को हम उसमें काउंट करें, दूसरों को नहीं करें। तो डबल काउंटिंग मीन्स क्या? तो काउंटिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मोर देन वंस इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड द डबल काउंटिंग। ओके, एंड 2 ways ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। 2 तरीके हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के। टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, आपको केवल फाइनल गुड्स जो आप कंजप्शन के लिए रेडी हैं उसी की कॉस्ट को इसमें शामिल करना चाहिए। नाउ सेकेंड इज टेक वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म, आपको ईच फर्म की वैल्यू को टिक करना चाहिए, उसी की वैल्यू को लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व अंडर वैल्यू मेथड एडेड। क्या क्या स्टेप्स होते हैं वैल्यू एडेड मेथड को काउंट करने के? तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस। हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपके जो भी प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हाँ, दिस इज द प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस, और उसको क्लासिफाइड करना चाहिए कि किससे संबंधित है। तो सारा एक तरफ हो जाएगा तो पूरी मार्केट की एक वैल्यू हम ऐड करके फिर हम उसको ऐड बैक कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड इज एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, तो एस्टिमेशन आपको क्या करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस का एस्टिमेशन लगाना होगा, एस्टिमेट करना होगा। एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको सबसे पहले जीडीपी को काउंट करना होगा, क्योंकि जब तक हम जीडीपी को काउंट नहीं करेंगे हम एनएनपी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले आइडेंटिफिकेशन, देन फाइंड आउट योर जीडीपी, एंड आफ्टर दैट एनडीपी। एनडीपी किस तरह निकला? हमने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस किया तो हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट हुआ। एंड आफ्टर दैट डी को हमें एन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना होगा। ओके, बट ये हमने सब किस पर निकाला है? एमपी पर। तो इस एमपी को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? एफसी में। एफसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एनआईटी को लेस करना होगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लेस करना होगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, एंड आफ्टर दैट नेशनल इनकम, उसमें आप क्या जोड़ देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। देखिए, बहुत शॉर्ट तरीका है ये। इसी तरह के टर्म्स आपको क्वेश्चंस में दिए हुए रहते हैं, तो फर्स्ट वापस से सुन लीजिए। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का तरीका होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी कंपनसेशन आपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाया है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA इज इक्वल्स टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें प्रिकॉशंस आपको क्या क्या रखने होंगे? तो सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। आपने एक बार फ्रिज खरीद लिया, आपने उसको बेच दिया तो सेकेंड हो गया। आपने अगर सेकेंड हैंड फ्रिज, मतलब किसी और ने खरीदा, उससे आपने भी अगर ख़रीदा है तो उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिज का ऑलरेडी जब फर्स्ट वाले ने ख़रीदा होगा तभी उसकी इनकम जो है वो काउंट हो गई। तो सेकेंड हैंड फ्रिज को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ दोबारा बिकती है तो उसके अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता है। ओके, एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन शुड बी इंक्लूडेड। ओके, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर आपके कोई प्रोडक्शन की फैक्ट्री है और उसको अपने खुद के लिए अगर आप सामान को काम में लेते हैं तो उसका कंजप्शन आपके यूज़ आएगा, क्योंकि उससे आपको रीसेल नहीं किया ना उस माल को, है ना।
तो वो रीसेल नहीं है। जैसे आपकी फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है और आप अपने घर पर भी फर्नीचर ले गए, तो जितना फर्नीचर आप अपने घर ले जाएंगे वो आपकी नेशनल इनकम में काउंट होगा, क्योंकि आपने रीसेल के लिए काउंट में नहीं लिया। ओके, नाउ उसके बाद आता है आपका डोमेस्टिक सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय फैमिली मेम्बर्स फॉर ईच अदर नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, एंड फोर्थ वन, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन इज फिक्स्ड कैपिटल शुड बी इंक्लूडेड। ओके, नाउ सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में आपको 4 तरीके से मैंने आपको बताई थी फैक्टर इनकम होती है, एज ए रेंट, एज ए इंटरेस्ट, एज ए वेजेस एंड एज ए प्रॉफिट। ओके, तो इन चारों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाती है। वो किसी भी सेक्टर से हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर से हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर से हो, चाहे आपके टर्सरी सेक्टर से हो, किसी भी सेक्टर से होगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर एडेड टू ऑब्टेन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स occurring to the primary factors of production used in producing the national product. First is NDP factor cost और domestic इनकम। ओके, तो इसको निकालने का तरीका है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पर ऑपरेटिंग सरप्लस। वही कंपनसेशन आप किस फॉर्म में देंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रॉयल्टी का मतलब वेजेस ही होता है। ओके, तो इसके लिए कोई अलग सी चीज़ नहीं है, आप रॉयल्टी को एज ए वेजेस, क्योंकि रॉयल्टी का मतलब ही क्या होता है, जब आप कोई बुक को लिखते हैं तो आपको लिखने की फीस मिल रही है, वो एक तरह का वेजेस है। आपने बुक लिखा तो उसका वेजेस आपको मिल रहा है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ओनली वेजेस। ओके, तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? आई थिंक नाउ अब इसको हमें, ये हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी ये हुआ है आपका फैक्टर कॉस्ट पे। तो अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो जब हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। इट मीन्स हमारी नेशनल इनकम हमको मिल गई। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। अब कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम्स में क्या क्या शामिल है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वो आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या क्या इसमें शामिल है, ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। एम्प्लॉयज़ की बात हम कर रहे हैं, तो वेजेस, सैलरी इन कैश, अगर आप कोई चीज़ उसको कैश में देते हो तो भी वो उसका वेजेस माना जाएगा। अगर वेज और सैलरी इन काइंड किसी रूप में दे रहे हो, जैसे समझ लीजिए कि कई बार ये होता है कि मैंने अपने कर्मचारियों को अपने शेयर्स दे दिए, तो वो भी टाइप ऑफ वेजेस ही होगा। उनके वेजेस के बदले अगर मैंने उनको कोई काइंड दे दिया, मतलब कोई चीज़ दे दी, तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वेजेस ओनली। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर्स की तरफ से उसको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। जैसे उनके बच्चों के लिए स्कूल आपने मेंटेन कर लिया, एक हॉस्पिटल उनके लिए बनवा दिया और उनको सोशल सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, इट मीन्स ओनली यू पेड वेजेस, है ना, आप वेजेस ही पेड कर रहे हैं तो वो वेजेस का हिस्सा बनेंगे। तो आप वेजेस में इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे। तो अब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर फाइंड आउट करते हैं तो किस काइंड में करेंगे, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ओके, नाउ इसका सेकेंड टर्म था ऑपरेटिंग सरप्लस। तो व्हाट यू मीन बाय ऑपरेटिंग सरप्लस, इट रिफर्स टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी and entrepreneurship. It includes the following: rent, royalty, interest and profit. Rent, जो भी आपका लैंडलॉर्ड आपकी बिल्डिंग है उसका रिवॉर्ड है आपको, आपने अपना बिल्डिंग खड़ा किया, उसके बदले आपको जो रेंट मिल रहा है वो रेंट में इंक्लूड होगा। ओके, रॉयल्टी रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड फॉर लीजिंग द राइट्स ऑफ माइनिंग टू अदर एंड ग्रांटिंग द राइट्स फॉर यूजिंग पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स। रॉयल्टी के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इंटरेस्ट, अगर आपकी कैपिटल है तो उसके बदले आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आपको मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आपको इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो भी क्या है, आपका उसी का हिस्सा है। नाउ प्रॉफिट रिवॉर्ड टू फर्म फ्रॉम अंडरटेक इन रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। आप किसी भी तरह का कोई रिस्क उठाते हैं उसके बदले आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, इट मीन्स यू आर अर्न प्रॉफिट। ओके, तो ये 4 तरह की जो भी इनकम है वो आपका क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग surplus. Now third one is a mixed income of self-employed. Mixed income refers to the income of the self-employed person using their factor services to produce goods and services. Okay. Now steps involved under income method.